नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइन से। नई सोच और नई अप्रोच के साथ शहरों के लिए 5 बड़ी योजनाओं पर काम शुरू कर रही है सरकार। इंदौर में शहरी विकास महोत्सव में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा हमने 4 साल में किया 20 साल का काम। राजगढ़ में 3800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार मोहनपुरा बांध समेत मध्य प्रदेश को दी 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। जम्मू और लद्दाख के विकास की अनदेखी और बिगड़ी कानून व्यवस्था की वजह से पीडीपी से तोड़ा गठबंधन। जम्मू में पार्टी की जनसभा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बयान, कहा हमारे खून में है जम्मू कश्मीर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से आज भारत का है अहम हिस्सा। एयर इंडिया के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण करीब 23 उड़ानें हुई लेट। करीब 1.5 घंटे तक यात्रियों को करना पड़ा परेशानी का सामना। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर चेक इन, बोर्डिंग और बैगेज से जुड़ी सेवाओं पर भी पड़ा असर। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारा पंजा साहिब जाने से रोकने के मामले ने पकड़ा तूल। भारत ने पाकिस्तानी उप उच्चायुक्त को किया समन। पिछले 2 महीने के दौरान दूसरी बार भारतीय उच्चायुक्त से बदसलूकी। और नीदरलैंड में हो रहे चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का जीत से आगाज। पाकिस्तान को 4-0 से हराया। चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी संस्करण में विजेता बनने पर भारत की नजर। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक दिन के मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान इंदौर में मध्य प्रदेश शहरी विकास महोत्सव में हिस्सा लिया और प्रदेश के अलग अलग शहरों पर 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी पेयजल आपूर्ति योजनाएं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी स्वच्छता और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के विजेताओं को भी पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार शहरों के लिए 5 बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है। इसमें स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना और दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शामिल है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के मामले में इंदौर को देश के लिए मिसाल बताया। देश का गरीब और मध्यम वर्ग ऐसी व्यवस्था चाहता है जो उसका जीवन आसान बनाए और इसलिए सरकार ने अपनी योजनाओं को गरीब और मध्यम वर्ग की आशाओं अपेक्षाओं के साथ जोड़ा। सरकार हाईवे, वाटरवे, एयरवे, रेलवे, इंफॉर्मेशन वे को भी आधुनिक बनाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद उन्होंने नई अप्रोच के साथ काम शुरू किया है और इसी के तहत 2022 तक हर बेघर को घर देने का प्रयास किया जा रहा है। बीते 4 साल में करीब 1 करोड़ 15 लाख घरों का निर्माण हुआ है। यूपीए सरकार के मुकाबले 3 गुना अधिक मकान बनाने की मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीते 4 साल में न्यू मध्य प्रदेश और न्यू इंडिया के लिए ठोस नींव तैयार की जा चुकी है और सभी के सहयोग से इसे और गति देने की कोशिश हो रही है। यानी हमने 20 साल का काम 4 साल में करके दिखाया। मुझे खुशी है कि आज मध्य प्रदेश के शहरों में रहने वाले मेरे 1 लाख से अधिक बेघर भाइयों बहनों को अपने घर में गृह प्रवेश हुआ है। ये घटना छोटी नहीं है। देश जब आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाएगा तब तक इस देश में कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना रहने के लिए घर नहीं होगा। ये बीड़ा हमने उठाया है।
और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजगढ़ में मोहनपुरा बांध परियोजना को देश को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ की। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग देश में झूठ और निराशा फैलाने में लगे हुए हैं वो जमीनी सच्चाई से कट चुके हैं। प्रधानमंत्री ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर याद किया और उनके योगदान का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजगढ़ में मोहनपुरा बांध परियोजना का लोकार्पण किया और 3 पेयजल परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों का बीजेपी सरकार की नीतियों में विश्वास बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जो लोग देश में भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं वो जमीनी सच्चाई से कट चुके हैं। जो लोग देश में भ्रम फैलाने में लगे हैं, झूठ फैलाने में लगे हैं, निराशा फैलाने में लगे हैं, वो जमीनी सच्चाई से किस तरह कट चुके हैं, आप इसकी साक्षात तस्वीर है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर याद करते हुए कहा कि उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को दिया। वे कहते थे कि कोई देश अपनी ऊर्जा से ही सुरक्षित रह सकता है। वे कहते थे अगर सरकार देश के शिक्षण संस्थान और औद्योगिक संगठन मिलकर उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो देश बहुत जल्द ही आर्थिक तौर पर भी स्वतंत्र हो जाएगा। राजगढ़ जिले में करीब 3,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनी मोहनपुरा सिंचाई परियोजना इस क्षेत्र के लिए संजीवनी से कम नहीं है। ये देश की पहली ऐसी सिंचाई परियोजना है जिसमें लंबी प्रेशर पाइपलाइन नहरों के जरिए खेती की सिंचाई की जाएगी। इस सिंचाई परियोजना से 1,34,000 हेक्टेयर भूमि को न केवल सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा, साथ ही 400 से अधिक गांवों में पेयजल की बेहतर व्यवस्था होगी। मोहनपुरा परियोजना से यहां के 725 गांवों को सीधे तौर पर फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज जम्मू में कहा कि राज्य में विकास और शांति ना होना पीडीपी से गठबंधन टूटने की बड़ी वजह थी। उन्होंने पीडीपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जम्मू और लद्दाख के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। केंद्र सरकार ने राज्य के विकास के लिए पैकेज दिए लेकिन वो खर्च नहीं हो पाए। उन्होंने भारतीय सेना के जवान औरंगजेब और पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या की निंदा की। 80,000 करोड़ का पैकेज दिया। मोदी जी 1 दर्जन से ज्यादा बार यहां पर आए। सत्ता में बैठे हुए हमारे साथियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने संतुलित विकास और शांति के लिए बार बार दबाव बनाया, मगर वो सपना सिद्ध नहीं हुआ। शांति बहाल नहीं हो पाई। चलते 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 ऐसा समय आ गया कि सेना के जवान औरंगजेब को घर से अगवा कर ईद के दिन इसकी हत्या कर दी। दूसरी ओर विकास के मोर्चे पर ढेर सारा काम किया। नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए, पैकेज दिए, संस्थान दिए, योजनाएं दी, मगर जम्मू और लद्दाख के लिए भेदभाव जारी रहा। पैसे तो भेजे हमने, मगर वो नीचे तक पहुंचे नहीं। योजनाएं लागू नहीं होती थी और जम्मू और लद्दाख का विकास धीरे 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 पिछड़ता गया। विकास का संतुलन बिगड़ता गया। तब हमने सोचा कि अगर सत्ता में रहकर यही होना है तो इससे तो अच्छा है हम विपक्ष में बैठकर इसकी मुखालफत करें, इसका विरोध करें। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और सैफुद्दीन सोज के बयान पर कांग्रेस को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से आज कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है।
आप 100 जन्म भी ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को कभी कश्मीर को भारत से अलग नहीं होने देगी। स्वप्न देखना बंद करिए। जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। श्यामा प्रसाद जी ने अपने खून से इसको सींचा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन तेज कर दिया है। सूत्रों की माने तो 21 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट बनाई गई है, जिसमें से कल दाऊद अहमद सलाफी समेत 4 आतंकियों का एनकाउंटर किया गया। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। राज्यपाल शासन के बाद आतंकियों के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन है। सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी मिल रही है कि अब आतंकियों के मृत शरीर को उनके परिजनों को नहीं सौंपा जाएगा, बल्कि उन्हें किसी अज्ञात जगह पर दफना दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दुनिया भर में विधवा महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने के लिए समाज के सभी तबकों से आगे आने की अपील की है। उपराष्ट्रपति ने स्थिति सुधारने के लिए विधवाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया। दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पर लुम्बा फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने ऐसी महिलाओं के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कहना है कि विधवाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संस्थाओं को आगे आना होगा। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ राज्य सरकारें विधवाओं को नौकरियों में वरीयता दे रही हैं। दूसरे राज्यों को भी ऐसी पहल करनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक कल्याण योजनाओं में विधवाओं को वरीयता मिलनी चाहिए। I am happy that some states like Haryana and Rajasthan are also giving preference to widows seeking government jobs through competitive exams. This should be emulated by other states too. As mentioned earlier, there is a need for greater participation of NGOs and the private sector in the noble cause of empowering the widows. उपराष्ट्रपति ने विधवाओं की स्थिति सुधारने के लिए उनकी आजीविका सुनिश्चित करने के साथ ही उनके बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने पर भी जोर दिया है। उपराष्ट्रपति ने लोगों से विधवाओं से जुड़ी गलत धारणाओं को खत्म कर सोच में बदलाव लाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर कोई पुरुष पुनर्विवाह कर सकता है तो महिला क्यों नहीं कर सकती। It is the duty of the society to take care of them. For that, first of all, there has to be change of mindset in the family. After at the end of the day, it starts with the family. So there has to be change of mindset, and change of mindset is happening. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत कई वरिष्ठ लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। कानून मंत्री ने कहा कि विधवाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम जन आंदोलन के रूप लेने पर ही सफल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन करने वाली द लुम्बा फाउंडेशन के अध्यक्ष और लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड लुम्बा CBE ने कहा कि भारत में विधवाओं के लिए आयोग बनाने की जरूरत है। That normally the law and justice minister must remain away from court proceedings. That's how independence of judiciary is there. But the case which you have referred, I'll surely make one exception, and I will ensure my department makes a very decisive intervention in favor of the rights of the widows. This I want to assure you. मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को नेशनल कमीशन फॉर विडोज़ बनाना चाहिए। इस कंट्री में 46 मिलियन विडोज़ हैं और उनको स्पेशल उनका ध्यान केयर करनी चाहिए। उनको पंचायत राज में सपोर्ट करनी चाहिए, उनको मिनॉरिटी में शामिल करना चाहिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 4.25 करोड़ से ज्यादा विधवाएं हैं। इनमें से 58% विधवाओं की उम्र 60 साल से ज्यादा है, 32% 40 से 59 साल के बीच और 9% विधवाओं की उम्र 20 से 39 साल के बीच है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। एयर इंडिया का सॉफ्टवेयर खराब होने की वजह से आज एयर इंडिया एयरलाइंस की 23 फ्लाइट्स लेट हो गई। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से चेक इन, बोर्डिंग और बैगेज की सेवाएं मैनुअली की गईं, जिसकी वजह से उड़ान में देरी हुई। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। हालांकि बाद में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के सॉफ्टवेयर को ठीक कर लिया गया और अब विमान सेवा फिर से शुरू हो गई है। दिल्ली से हरियाणा के बहादुरगढ़ जाने आने वालों के लिए कल का दिन बेहद खास होगा।
दिल्ली के मुंडका से हरियाणा के बहादुरगढ़ सिटी पार्क तक मेट्रो का परिचालन रविवार शाम से शुरू हो जाएगा। दिल्ली से सटे हरियाणा के शहरों के बीच मेट्रो रूट के लिए DMRC की ये तीसरी लाइन होगी। दिल्ली के इंद्रलोक कीर्तिनगर से हरियाणा के बहादुरगढ़ सिटी पार्क कॉरिडोर का दूसरा सेक्शन मुंडका बहादुरगढ़ सिटी पार्क रविवार से जनता के लिए खुल जाएगा। इस रास्ते के खुलने से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। इस रूट के खुलने से हरियाणा का एक और कोना दिल्ली से जुड़ जाएगा। बहुत कन्वीनियंट है मेट्रो, हमको बहुत बेनिफिशियल है। एक तो इतनी गर्मी में AC, धूल मिट्टी नहीं है, थकान नहीं होती बिल्कुल। किराया बेशक ज़्यादा है लेकिन बहुत बेनिफिशियल। बस में जो लगता है मुझे 1.5 घंटा, अब ये वाली मेट्रो से मेरे को 45 से 50 मिनट लगते हैं। दिल्ली मेट्रो 8 लाइनों लाल, पीली, नीली, हरी, वॉयलेट, ऑरेंज, मर्जेंटा और गुलाबी लाइन पर यात्रा का संचालन करता है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली मेट्रो से राजधानी दिल्ली में करीब 4 लाख वाहनों को कम करने में मदद मिली है। यात्री भी ये मानते हैं कि भले ही पिछले कुछ mहीनों में दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ा है, लेकिन इसका सफर उनके लिए काफी सुविधाजनक है। अगर करती हूँ तो 15 मिनट, अगर बस से ट्रैवल करती हूँ तो टाइम लग जाता है, उसमें तो हाफ एन आवर या आधा 1 घंटा लग जाता है। इसलिए टाइम नहीं लेती है बिल्कुल भी और पहुँचा देते सही टाइम पे एकदम। मेट्रो जॉब के लिए बहुत कन्वीनियंट है, चाहे आप अर्ली मॉर्निंग भी निकलते हैं, चाहे आप लेट नाइट भी निकलते हैं। तो जॉब के लिए चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स, सभी के लिए बहुत इजी है। चेंज करना भी कोई चैलेंज नहीं है। कोई भी येलो लाइन से चाहे वॉलेट लाइन हो चाहे ब्लू लाइन हो, चेंज करना भी बहुत इजी है। मई में दिल्ली मेट्रो की मर्जेंटा लाइन शुरू होने से नोएडा और गुड़गांव के बीच करीब 30 मिनट का सफर कम हो गया। इस रूट से नोएडा से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर करीब 35 मिनट में पहुंचा जा सकता है। दिल्ली मेट्रो की मर्जेंटा लाइन शुरू होने से उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के लोगों को बड़ी राहत मिली है। भारत में तेजी से मेट्रो रेल नेटवर्क बढ़ रहा है और राजधानी की सड़कों पे दिल्ली मेट्रो ने लाखों वाहनों को कम करने में मदद की है। लेकिन दिल्ली NCR में ऐसे अभी भी शहर हैं जहां मेट्रो रेल नेटवर्क फैलाने की बहुत ज़रूरत है। मैं लीना शर्मा, कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। पाकिस्तान के गुरुद्वारा पंजा साहिब में भारतीय उच्चायुक्त को जाने से रोकने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। भारत ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को समन किया है। बताया ये जा रहा है कि भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया और दूतावास के अधिकारियों के पास पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से गुरुद्वारा में जाने की अनुमति थी, फिर भी उनके साथ बदसलूकी की गई। पिछले 2 महीने के दौरान ये दूसरा मौका है जब भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारा पंजा साहिब जाने से रोका गया। ऐसे समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन सभी देशों के साथ व्यापार युद्ध की घोषणा कर दी है, अगले पखवाड़े में भारत और अमेरिकी अधिकारी अपने द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य की रूपरेखा खींचेंगे। भारत जहां अपनी तरफ से अमेरिका से आयात के लिए अपने दरवाजे खोलने की पेशकश करेगा, तो वहीं अमेरिका से आतंकवाद सहित अन्य रणनीतिक मसलों पर समर्थन की मांग भी करेगा। भारत और अमेरिका के बीच संतुलन और एक मत तैयार करने के लिए 24 जून से 6 जुलाई का समय काफी अहम है। 24 जून को अमेरिका के असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव मार्क लिंस्कोट दिल्ली में भारतीय अधिकारियों के साथ व्यापार घाटे को दूर करने के तरीकों पर बात करेंगे। भारत अपनी तरफ से अमेरिका से 1000 नागरिक विमानों को खरीदने की पेशकश करेगा। इसके अलावा भारत अमेरिका से तेल खरीद को बढ़ाने का भी आश्वासन देगा। इससे भारत के साथ अमेरिका के 24 अरब डॉलर के व्यापारिक घाटे को पूरी होने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। इसके पहले वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु 10 से 12 जून के बीच अमेरिका में थे, जहां उन्होंने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री बिल्बर रॉस के साथ विस्तार में बात की थी। On the other hand, you also have a situation where the US is becoming more insular in the economic sphere. Its economic policies are impacting not just India, but a lot of other allies are also uncomfortable with some of the Trump administration's economic policies. Now we have to, navigate the situation, and there is no perfect world as such. But we shouldn't complain about the increasing strategic convergence, and
this is bound to grow, whether it is the Indo-Pacific, even to some extent in South Asia. Also, the line which the Trump administration has taken is favorable to India. अगले सप्ताह 27-28 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास दूत के रूप में निकी हेली भी दिल्ली पहुंचेंगी। वे संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि भी हैं। अपनी यात्रा के दौरान वे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव विजय गोखले के साथ विमर्श के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगी। सूत्रों के मुताबिक वो ईरान, रूस और हिंद प्रशांत की स्थिति के बारे में विमर्श करेंगी। You know, you just had this the meeting between President Donald Trump and the North Korean president. Events as such in the Indo-Pacific. Over the last year, I think a lot of important developments have taken place in the context of the Indo-Pacific. The US has categorically said that India is a key player in the Indo-Pacific, much to the chagrin of the Chinese, right? So I think there'll be, as far as the defense meeting is concerned, and we could deepen the strategic partnership from the LEMOA, we could move on. There is, you know, there's talk about moving ahead. So I think the sky is the limit. निकी हेली की यात्रा खत्म होते ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण वॉशिंगटन डीसी जाएंगी, जहां वे भारत और अमेरिका के बीच पहली 2+2 की बातचीत में भाग लेंगी। इस बातचीत में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री संयुक्त रूप से द्विपक्षीय हितों पर चर्चा करेंगे। भारत अपनी तरफ से रूस और ईरान के बारे में अपनी रणनीति के बारे में अमेरिकी मंत्रियों को समझाएगा और अमेरिका से भारत को किसी भी तरह के प्रतिबंध से बाहर रखने की सलाह देगा। मंत्री स्तर पर भारत के किसी देश के साथ ये पहली 2+2 बैठक है, जिसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ये समझाएंगी किस तरह से भारत की रणनीति अमेरिकी हितों के अनुकूल है। रणनीतिक और राजनीतिक कारणों की वजह से भारत और अमेरिका के संबंध विकसित तो हो रहे हैं, लेकिन कई बार आर्थिक मसलों पे अड़चनें आ रही हैं। प्रयास यह हो रहा है कि रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक मसलों पे एक राय बनाई जाए, ताकि दुनिया के सबसे पुराने और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच एक सर्वांगीण संबंध विकसित हो सके। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन अरविंद के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और नीदरलैंड्स के ब्रेडा में आज से हॉकी का आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी मैच शुरू हो गया। पहला मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। भारत ने जीत के साथ आगाज किया। भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हरा दिया। रमनदीप सिंह ने 26वें मिनट में, दिलप्रीत सिंह ने 54वें मिनट में, मनदीप सिंह ने 57वें मिनट में गोल किया। मैच के आखिरी क्षणों में ललित उपाध्याय ने गोल कर जीत के अंतर को 4-0 कर दिया। इस बार से पहले अब तक 36 बार चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, लेकिन भारत इसे कभी भी जीत नहीं पाया है। भारतीय टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2016 में रहा था। उस वक्त भारत ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से शूटआउट में हारकर रजत पदक हासिल किया। चैंपियंस ट्रॉफी में दुनिया की शीर्ष 6 टीमें खेलती हैं। इस बार टूर्नामेंट में मेजबान नीदरलैंड्स के अलावा ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना, विश्व कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, भारत और पाकिस्तान हिस्सा ले रहे हैं। और अब बात फीफा विश्व कप फुटबॉल की। फीफा विश्व कप में आज ग्रुप जी के तहत बेल्जियम और ट्यूनीशिया के बीच मैच खेला गया। बेल्जियम ने शानदार खेल दिखाते हुए ट्यूनीशिया को 5-2 के बड़े अंतर से हरा दिया। इसके साथ ही बेल्जियम का ग्रुप जी से अंतिम 16 में प्रवेश पक्का हो गया है। मैच के 6 मिनट में ही बेल्जियम के कप्तान एडेन हजार्ड ने गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद 16वें मिनट में स्ट्राइकर रोमलू लुकाकू ने गोल दागकर बेल्जियम को 2-0 से आगे किया। 2 मिनट बाद 18वें मिनट में ट्यूनीशिया के डायलन ब्रोन ने गोल कर बेल्जियम की बढ़त को कम कर दिया। हाफ टाइम से पहले अतिरिक्त समय में रोमलू लुकाकू ने एक गोल और दागकर बेल्जियम की बढ़त को 3-1 कर दिया। हाफ टाइम तक बेल्जियम ने अपनी 3-1 की बढ़त को बरकरार रखा। दूसरे हाफ में कप्तान हजार्ड ने 51वें मिनट में गोल कर बेल्जियम की बढ़त को 4-1 कर दिया। 90वें मिनट में बत्सुआई ने बेल्जियम के लिए 5वां गोल किया। हालांकि ट्यूनीशिया ने आखिरी क्षणों में गोल कर जीत का अंतर कम किया। इस जीत के साथ ही ग्रुप जी में बेल्जियम 2 मैचों में 6 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गया है।
और फीफा विश्व कप में आज ग्रुप एफ में मैक्सिको के सामने दक्षिण कोरिया की चुनौती है। पहले मैच में मौजूदा चैंपियन जर्मनी को हराकर मैक्सिको ने बड़ा उलटफेर किया। आज के मैच जीतने के साथ ही मैक्सिको का अंतिम 16 में पहुंचना करीब करीब तय हो जाएगा। ग्रुप एफ में मैक्सिको और स्वीडन दोनों के 3-3 अंक हैं। वहीं दक्षिण कोरिया को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए मैक्सिको को हराना होगा। दक्षिण कोरिया को अपने पहले मैच में स्वीडन से 0-1 से हार का सामना करना पड़ा था। इससे वो ग्रुप एफ में सबसे नीचे चौथे नंबर पर है। हालांकि एक दिलचस्प पहलू ये है कि मैक्सिको 1978 में अर्जेंटीना में हुए विश्व कप के बाद से अब तक विश्व कप में कभी भी अपना दूसरा मैच नहीं हारी है। और फीफा विश्व कप में आज तीसरा मुकाबला जर्मनी और स्वीडन के बीच रात 11:30 बजे से खेला जाना है। ग्रुप एफ का ये मैच मौजूदा चैंपियन जर्मनी के लिहाज से काफी अहम है। इस मैच में हार से जर्मनी का इस विश्व कप से सफर खत्म हो जाएगा। अंतिम 16 में पहुंचने की संभावना को बरकरार रखने के लिए जर्मनी को हर हाल में ये मुकाबला जीतना होगा। जर्मनी अपना पहला मैच मैक्सिको से हार चुका है। स्वीडन ने अपने पहले मैच में दक्षिण कोरिया को हराया था। स्वीडन ग्रुप एफ में 3 अंकों के साथ शीर्ष पर है। बच्चों और युवाओं में वन्यजीवों और भौगोलिक विविधता की जानकारी रोचक तरीके से देने के लिए WWF इंडिया ने कॉमिक बुक लॉन्च की है। द ग्रेट इंडियन नेचर ट्रेल विद अंकल बिकी नाम की इस किताब में रोचक और हास्य तरीके से जानकारी दी गई है। भारत के वन्यजीवों और जैव विविधता की जानकारी देने के लिए अनोखे तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में WWF इंडिया की कॉमिक बुक द ग्रेट इंडियन नेचर ट्रेल विद अंकल बिकी को शुक्रवार को दिल्ली में लॉन्च किया गया। इसे प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी और लेखक विक्रम ग्रेवाल और WWF इंडिया के CEO और सचिव रवि सिंह ने जारी किया। किताब के लेखक रोहन चक्रवर्ती और बिजल वाचराजानी का कहना है कि इसका मकसद वन्यजीव संरक्षण और भौगोलिक विविधता के बारे में जानकारी देना है। The book basically takes these comics and takes children through the different parts of India, introduces them to the animals there, the flora there, the fauna there, and encourages them to actually fall in love with nature. इसमें किताब का नायक अंकल बिकी, चुनमुन और उनका कुत्ता डुगू देश के दूरदराज की जगहों की यात्रा कर ऐसे जंगली जानवरों की खोज करते हैं जिनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते और अपने मजाकिया और दिलचस्प तरीके से वन्य जीवन, भौगोलिक और जैव विविधता के बारे में जानकारी देते हैं। किताब में 16 अध्याय हैं। इसके आखिर में प्रमुख तथ्यों और पहेलियों को भी रखा गया है, जिसके जरिए भारत के वन्य प्राकृतिक और भौगोलिक विविधता के बारे में बच्चों को जानकारी मिल सके और वो जंगली जीवों और प्रकृति के प्रति प्यार के साथ प्राकृतिक विरासत पर गर्व कर सकें। WWF इंडिया 1969 से देश में वन्य जीवन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रहा है। आस्था कुलश्रेष्ठ, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।